लिखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। कोई दोस्त बता सकता है कितने देशों से हमने कुछ लिया है? मुख्यतः लगभग में बताएं, लगभग कितने देशों से हमने अपने संविधान में, जब 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ तो ली गई चीजें कितने देशों से हैं? भारतीय संविधान के स्रोत अर्थात सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताएंगे जी। कुछ साथियों ने कहा है लगभग 10 देशों से हमने लिया है, कुछ साथियों का कहना है लगभग 15 देशों से। यही हमें आज की कक्षा में जानना है। आप एक बात जानते होंगे, मैंने आपको बता रखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा, बताएंगे क्या भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, बैग ऑफ डेफ्ट? भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है या नहीं? संविधान को उधार का थैला, कि भैया हमारे संविधान में जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रावधान लिए गए वो अन्य देशों से ले लिए गए। आप इस विचार से कितने सहमत हैं? तो आप क्या बोलेंगे? अभी मैंने बताया कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स या बहुत सारे सुधार करके हमने यहां पर चीजों को शामिल किया। तो ऐसा नहीं था कि हमने हूबहू कॉपी ले लिया है सारी चीजों को। फिर भी मत है कि कई देशों के संविधान का अध्ययन हमने किया, तो बहुत सारे विचारकों का मानना है कि ये उधार का थैला है। लेकिन आप अपनी समझ को विकसित करते हुए आज के बाद में ये कहेंगे कि भैया परिमार्जित रूप से चीजें शामिल की गई हैं, इसीलिए पूर्णतः उधार का थैला इसको कहना बिल्कुल अनुचित होगा। हम इस शब्द से बचेंगे, ठीक है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए दो कथन है, वो जरूर लिखें। पहला कथन क्या है? जो संविधान के स्रोत है, यानी कि जो इसकी आलोचना है, जो इस पर क्रिटिसाइज इसको किया गया, उसमें एक कथन आता है, उस कथन को नोट करिए। संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में, बहुत अच्छा समझ में आएगा, और आपका एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा था बड़ा अच्छा। संविधान के मौलिक विचारों, मौलिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मौलिक विचारों की बात कर रहा हूं। मौलिक विचारों के संदर्भ में, मौलिक विचारों के संदर्भ में, ठीक है, किसी को भी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये किसका स्टेटमेंट है, ये बताना है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो आप बोलेंगे ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट है। परीक्षा में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किस बात पर कही? उन्होंने कहा कि हमने अन्य देशों के संविधानों का तो अध्ययन किया, लेकिन आप जानते हैं बाबा साहब जो संविधान बना उससे नाराज थे या नहीं थे? लिखें हाँ या ना। कल की कक्षा में हमने बात की तो कई बिंदुओं पर उनकी नाराजगी दिखती थी। वो ये कहते थे कि कुछ चीजों में जो सुधार की आवश्यकता है, जिन मौलिक विचारों के बारे में इस देश के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए हमें सोचना चाहिए, उन बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। और उन बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है, उसी बात के लिए उन्होंने कहा कि संविधान के जो मौलिक विचार हैं उनके बारे में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है सोचने का, यानी कि नो वन हैज एनी स्पेशल राइट्स। यानी बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन पर क्या बोलेंगे, मौलिक रूप से विचार नहीं किया गया, ये उनका कहना था। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, एक और स्टेटमेंट यहां पे आता है। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा है? संविधान को वकीलों का स्वर्ग, यानी पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, वकीलों का स्वर्ग, अर्थात पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ये कहा है आपका आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने कहा है। रेलवेज ने इससे क्वेश्चन पूछा। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, देखो आप समझिए। अगर मैं आपको संविधान की पुस्तक दूं
तो क्या आपको भी कई बार संविधान को पढ़ते समय ये लगता होगा कि इसकी भाषा बहुत जटिल है, इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो बड़े कठिन हैं, इसकी बहुत बड़ी भाषा है, या मैं बोलूं कि संविधान बहुत बड़ा है? तो इन तर्कों पर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी हाँ भैया, यानी कि जो इन्होंने कहा इसको वकीलों का स्वर्ग, वो कहा इसकी जटिल भाषा के कारण। कि भाई आम आदमी की तो जो है ना पहुंच के बाहर है, उसकी समझ के बाहर है, जटिल भाषा के कारण, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। क्या कह सकते हैं हम? ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज दे सेड इट। हाँ, आप कहेंगे बिल्कुल भैया बड़ी कठिन सी भाषा है। हाँ भैया, पढ़ेंगे तो कठिन लगेगा। तो इसी वजह से आइवर जेनिंग्स ने स्टेटमेंट दिया कि संविधान में हमने जो चीज़ों को शामिल किया है, संविधान सभा ने जो शब्द लिखे हैं उनमें से बहुत सारे जटिल शब्द हैं, ठीक है, जिनको बहुत आसान करके लिखा जा सकता था, लेकिन उसकी जटिल भाषा की वजह से वो किनके समझ में आता है? तो वकीलों की दुकान उससे चलती है। तो उन्होंने बोला कि ये वकीलों का स्वर्ग है, पैराडाइज लॉयर है। ओके, तो ये तो बात हुई किसके बारे में? जो स्रोत के बारे में। दो महत्वपूर्ण आपका, कि भाई हमने बाकी देशों से सोर्सेस से जो भी हमने लिया उसको संदर्भ में रखते हुए दो स्टेटमेंट कौन से प्रमुख है। अब हम बात करते हैं साथी अगर सोर्सेस की, अगले ही पेज पर बात करेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। सोर्सेज, मुझे बताएंगे जो सोर्सेज हैं वो कितनी तरह के हैं? अगर हम सभी स्रोतों की बात करें तो भारत के संविधान में जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो साथी आंतरिक स्रोत है, आंतरिक स्रोत यानी इंटरनल सोर्सेज हैं, और एक है आपके बाहरी स्रोत, बाहरी स्रोत अर्थात एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ये कैसे सोर्सेज हैं? एक्सटर्नल सोर्सेज। और ये आपके इंटरनल सोर्सेज हैं। देखो, किसी भी बात को इंटरनल सोर्सेज हम क्यों कह रहे हैं? इसको आंतरिक स्रोत। मुझे बताइए, जब तक भारत का संविधान नहीं लिखा गया तो भारत का शासन जो चला वो किस अधिनियम के तहत चला था? हमने इस बारे में बात की थी कि भारत का शासन संविधान लिखे जाने तक 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चला था, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चला था। तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए, आज जो हमारा संविधान जब लागू हुआ, या आज की बात करें, आज वर्तमान में तो 448 आर्टिकल उसमें है, 448, लेकिन जब संविधान आपका साथी लागू हुआ था उस समय आर्टिकल्स कितने थे? तब आर्टिकल्स थे 395। और आप देखेंगे उन 395 अनुच्छेदों में से 250 से अधिक आर्टिकल ऐसे हैं जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए। यानी कि हमारे संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो 1935 के अधिनियम का देखने को मिलता है। तो 1935 का अधिनियम जो है वो भारत में ही लागू था। तो आप कहेंगे जी भैया, तो इंटरनल सोर्स यानी कि जो भारत में पहले से लागू था, तो इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, समझ गए इंटरनल सोर्स क्या है? जी भैया। लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आपका एक्सटर्नल कंट्रीज, यानी बाहरी देशों से हमने क्या लिया है? फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रीज, बाहरी देशों से हमने क्या लिया है? तो मुझसे आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के संविधान में या भारत के संविधान के निर्माण में, इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर वाज हाउ मेनी सोर्सेस? बताएंगे जी, कितने तरह के सोर्स थे भारत के संविधान को लिखने में? तो आप कहेंगे सिर्फ दो तरह के सोर्स थे, दो तरह के स्रोत थे, एक तो आंतरिक थे और एक बाहरी थे। ठीक है, आंतरिक स्रोत कौन सा है ये पूछे आपसे, भारत के संविधान को लिखे जाने में आंतरिक स्रोत किसको माना जाता है? तो 1935 के बाहरी क्या बोलेंगे, 1935 के भारत शासन अधिनियम को। और बाहरी स्रोत किसको माना जाता है? जो अन्य देश हैं, जिनकी संख्या आपने मुझे बताई थी, कुछ साथियों ने 10 और कुछ ने 11। ठीक है, तो उन्हीं को हम अब जानेंगे। तो नोट बनाइए एक अच्छा सा, क्या शुरू होगा आपका? तो सबसे पहले आंतरिक स्रोत को पढ़ेंगे, यानी कि भारत शासन अधिनियम नंबर 1 लिखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने क्या क्या लिया और परीक्षाओं में सीधे सीधे क्या प्रश्न बनते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935।
क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की हम बात कर रहे हैं। यहां से हमने क्या क्या लिया था, तो पहला बिंदु आएगा आपका कि सर्वाधिक योगदान इसी का है। आपसे कभी भी पूछे जो भारत के संविधान में सर्वाधिक योगदान किसी का है, तो आप कहेंगे भैया जब मोस्ट कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, वो 1935 का है, मोस्ट कंट्रीब्यूशन। दूसरी बात आपसे पूछे साथी, मुख्य स्रोत भारतीय संविधान का कौन सा है, कभी भी प्रश्न पूछा गया सीधे सीधे परीक्षा में, मुख्य स्रोत यानी कि आपका हम कहेंगे मेन सोर्स कौन सा है, भारतीय संविधान का मेन सोर्स किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे वो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है। ओके, तीसरी चीज, तीसरा बिंदु नोट करेंगे, न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका की संरचना, संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ ज्यूडिशरी, ये भी कहां से लिया है, भारत के संविधान में, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से। अब देखो, ये जब हम आपका ज्यूडिशरी को पढ़ेंगे तो आप सब जानते होंगे भारत में एक इंटीग्रेटेड ज्यूडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें सबसे टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट। देश में कितने सुप्रीम कोर्ट होते हैं बताएंगे, तो आप कहोगे देश में सुप्रीम कोर्ट एक ही है भैया। सुप्रीम कोर्ट से नीचे क्या होता है आपका, हाई कोर्ट होता है। देश में हाई कोर्ट की संख्या साथी कितनी है, 25 है। अभी सब स्टेट्स में हाई कोर्ट नहीं है। और इसके नीचे जो होते हैं आपका वो क्या होते हैं, वो डीसी अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय, इनकी संख्या क्या है, हर जिले में होता है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, मतलब देश के राज्य में जितने भी जिले होंगे उन सभी जिलों में क्या होगा, एक जिला न्यायालय होगा। तो ये न्यायपालिका की संरचना है, यानी कि जिसमें कैसे बांटा गया है आपका, क्या बोलेंगे, जिसमें कैसे बांटा गया है आपका, तो आप कहेंगे भैया इसमें चीजों को ऊर्ध्वाधर बांटा गया है। ऊर्ध्वाधर मतलब कैसे, वर्टिकली। जैसे मैंने बताया था कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में क्या है, एक क्षैतिज वितरण है, याद है वहां पर वो वितरण हमने पढ़ा था, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो भारत की न्यायपालिका में हम इसको बहुत विस्तार में पढ़ेंगे उस समय पर। अभी हम जान रहे हैं कि सोर्स हमने कहाँ से लिया है। न्यायपालिका की संरचना हो गया। लोक सेवा आयोग पूछे, लोक सेवा आयोग अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन को हमने कहाँ से लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हम पढ़ भी चुके थे आपका। लोक सेवा आयोग को भी एक आपका संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का मैंने आपको बताया था बंटवारा होता है, किस किस के बीच में होता है ये आप सोचिए जरा। यानी कि एक फेडरल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक फेडरल सिस्टम पूछेगा हमारे देश में संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है। राज्यपाल का कार्यकाल, इस बिंदु को महत्वपूर्ण मार्क कर लेंगे, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, यानी राज्यपाल का जो पद है या राज्यपाल का जो कार्यकाल है, आप बोलेंगे गवर्नर्स टेन्योर, ये भी कहाँ से लिया है हमने। और सबसे प्रमुख बिंदु इसमें आता है प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हमने कहाँ से ली हैं। हिंदी वाले बच्चों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है जो सिर्फ हिंदी भाषा में पढ़ते हैं कि प्यारे साथी कभी भी अंग्रेजी के शब्दों को आप कॉन्स्टिट्यूशन में नज़रअंदाज ना करें। बेशक आज आप नहीं जानते हैं लेकिन आप जानने का प्रयास जरूर किया करें। और जो साथी अपने नोट्स बनाते हों तो वो लिखने का प्रयास किया करो, जरूर लिखने का प्रयास किया करो, है ना, क्योंकि इसमें आप लोगों को फायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना है। प्रशासनिक विवरण से क्या मतलब है कि भैया केंद्रीय स्तर पर किस तरह से प्रशासन होगा या राज्य स्तर पर किस तरह से प्रशासन होगा आपका, अगर हम बात करें कार्यपालिका किस तरह से काम करेगी, ठीक है, उस सभी का विवरण है और सबसे ज़्यादा बातें इसी में हो जाती हैं। तो ये तो पुरानी बातें हो गई।
पुरानी बातों का मतलब ये सभी वो चीजें हैं जो हमने कहाँ से, जो पहले से भारत में मौजूद था उस सभी को ले लिया, यानी कि